नमस्कार साथियों। आप सबका आगे निधिया क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं गुलफ्सा देवी, आपके दोस्त। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप सभी को मालूम होगा कि एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हमारी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। आइए शुरू करते हैं। प्रारंभिक कथन: क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये चैप्टर का नाम है आपका। रशीदा का सवाल। रशीदा एक 6th क्लास की स्टूडेंट है और वो जो है अखबार में पढ़ती हुई उसकी नजर अखबार पे जाती है। उसके मन में एक सवाल आता है कि रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह सुर्खियों पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो कैसे पता लगाएंगे हम? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, उसके लिए आपके पास रेडियो है, अखबार है, टेलीविजन है। लेकिन 1 साल पहले क्या हुआ था, उसके लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जिसकी याददाश्त अच्छी हो, स्मृति अच्छी हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, उसके लिए आप उसके बारे में आप कैसे जानोगे? अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस घरों में रहते थे। हम आखेटक बोलते हैं शिकारियों को, जो शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। आखेटक उसको बोलते हैं। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों के और पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों के बारे में पता चलता है अतीत द्वारा। ये नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस टाइम बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, उस टाइम कौन कौन सी कहानियां थी और कौन कौन से नाटक देखा करते थे। पहले टेलीविजन नहीं था। और कौन कौन से गीत गाया करते थे। अतीत में लोग कहाँ रहा करते थे। मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। दोस्तों, हम नर्मदा नदी का पता लगाते हैं मानचित्र में। आइए, ये हमारी नर्मदा नदी है। आप कमेंट में बताएंगे कि ये किस राज्य में है। नर्मदा नदी, यहाँ पर सोन नदी है, ये गंगा नदी, चंबल नदी और ताप्ती नदी। लोग कहाँ रहते थे? इसका लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। नर्मदा नदी के तट पर ही सबसे पहले लोगों ने रहना शुरू किया। अब नदी के किनारे और तालाब के पास क्यों रहा करते थे लोग? क्योंकि वहां पे एक तो जल की उपलब्धता थी और जो वनस्पति भी अधिक होगी जब जल अधिक होगा तो इसलिए भोजन की प्राप्ति के लिए उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। और वो शिकार करने के लिए भी यहाँ जो पशु होते हैं वो आते थे पानी पीने के लिए। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब कलेक्ट करना, जो भोजन की जो वनस्पतियां थी उनको कलेक्ट करके वो रखा करते थे। लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती थी, वो जल्दी नष्ट हो जाया करते थे। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, अपने भोजन के लिए वह जड़ों, फल, जंगल से वो जड़, फल और अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार किया करते थे। आखेट मीन्स होता है शिकार करना। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और तितर की पहाड़ियों का पता लगाते हैं। भारत के पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में ये है सुलेमान और तितर। यहाँ पर सबसे पहले जौ का और गेहूं का उत्पादन किया गया था। लोकेशन आप सबने देख ली है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व इसलिए पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जो जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी इत्यादि पालना, पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। जो गारो जैसी है, खासी गारो जैसी, वो पूर्वी उत्तर में है। यहाँ पर ये रही गारो पहाड़ियां।
ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था। गारों में यहाँ पर कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था, वो विंध्य की पहाड़ी है, नर्मदा नदी के पास है। ये रही नर्मदा नदी के पास विंध्य पहाड़ी। नेक्स्ट, मानचित्र पर सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदी का पता लगाओ। तो मानचित्र पे आप देखेंगे सिंधु नदी, आइए सिंधु नदी देखते हैं हम। ये रही सिंधु नदी, पाकिस्तान की साइड है। सहायक नदी किसे कहते हैं? सहायक नदी हम उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, वह सहायक नदी कहलाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। वहां पर ग्राम की बात हो रही थी, और जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के आसपास नगर, अब नगर स्टार्ट हो गए बसना। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब नगरों का विकास होने लगा गंगा नदी के किनारे। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा की जो सहायक नदी है उसका नाम है सोन। आइए इसका भी मतलब लगाते हैं। ये रही गंगा आपकी, और इसकी जो सहायक नदी है सोन नदी, ये आपकी सोन नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध था। मगध के जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए मगध सबसे पहला राज्य है जिसका उत्कर्ष हुआ। वर्तमान में इसको बिहार नाम से जाना जाता है। इसके शासक जो थे बहुत शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। धीरे धीरे कई ऐसे राज्य स्थापित होने लगे। लोगों ने लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, रेगिस्तान, नदियां, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। फिर भी वो यात्रा करते थे ताकि वो एक दूसरे के कोई व्यापार विचारों को समझे, कोई व्यापार के लिए जाते थे। कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। मान लीजिए बाढ़ आ गई तो हम दूसरे स्थान पर रहना शुरू कर देंगे, या फिर यहाँ की जो भोजन है वो सब समाप्त हो गया, वनस्पति समाप्त हो गई, तो हम दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी काफिले में भी कभी जहाजों में साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक दूसरे के स्थान जाते थे। कुछ बेचने के लिए, मूल्यवान वस्तुओं को बेचने के लिए वो एक दूसरे से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव में, एक एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग स्थानों की खोज में जाया करते थे, जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। इसी प्रकार कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। जैसे जैसे हम यात्रा करते गए दूसरे देशों में, हमें दूसरे देशों के विचारों का, उनकी जो संस्कृति थी, उन्हें जानने का अवसर मिला। इसको भी देख लेते हैं। मानचित्र एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार, ये सब पड़ोसी देश हैं हमारे एशिया के। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी ऐसे समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इस आगमन ने हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया। आना जाना जो हुआ, संस्कृति का विकास हुआ, और कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे को अपनाने लगे। जो भोजन भोजन बनाने की जो विधि है, दूसरे देश से यहाँ पर लाए और यहाँ से दूसरे देश में लेकर गए। ये हमें फायदा हुआ। देश के नाम, अपने देश के लिए हमें प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंटर से निकलता है। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है।
अपने अटैच में ईरान और यूनान का पता लगाओ और मुझे कमेंट में बताओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी यूनानी वंश सिंधु को हिंदोस तथा हिंदोस को इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। भरत नाम का एक कबीला था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है। भरत नाम का एक कबीला था जो उत्तर पश्चिम में रहा करता था। उसी के नाम से हमारा देश का नाम भारत हुआ था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी एक कृति लिखी हुई है जिसका नाम था ऋग्वेद। उसमें इसका उल्लेख किया गया है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में ये भारत कहलाने लगा। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि। अब जो पांडुलिपि होती है वो पत्तों पर लिखा गया एक आदेश या राजाओं के विजयों के बारे में, राजाओं के युद्ध के बारे में, उसके बारे में सभी जानकारियां प्राप्त होती हैं। पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर, ताड़ के पत्ते हिमालय के क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, उनके अलावा हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भूट के पेड़ की जो छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। पांडुलिपि हाथ से लिखा करते थे, काफी सारे पत्तों काट कर उस पे वो लिख दिया करते थे एक बांध कर उसको। अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ से लिखना है। पांडुलिपि ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूस नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र लिखी मिलती है। अब जो पांडुलिपि आप देख लीजिएगा, ये आपकी पांडुलिपि बनाई गई है और इस पर कुछ लिखा हुआ है उस टाइम। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया। अब वही वनस्पति है तो वो ज्यादा दिन तक तो रुकेगी नहीं, वो नष्ट ही हो जाएगी। कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। जो पांडुलिपियां हैं वो हमें मंदिरों में मिलती हैं और विहारों में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि के बारे में, विज्ञान के बारे में आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है पांडुलिपि में। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, नाटक हुई, कथाएं हुई, इन विषयों की चर्चा मिलती है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं जबकि अन्य कुछ प्राकृतिक भाषा में और कुछ तमिल भाषा में। जो प्राकृतिक भाषा थी वो आम जो जनता थी वो लोग प्रयोग करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। अब अभिलेख क्या होता है? अभिलेख होता है एक कठोर सतह पर कुछ लिख देना, जैसे राजाओं के आदेश या राजाओं की जो विजय का वर्णन कर दिया उनके बारे में। कठोर सतह जैसे पत्थर होता है, पत्थर पे हम कुछ लिख दें वो कभी नहीं मिटता है। जैसे इंडिया गेट में भी लिखा हुआ है कुछ शहीदों के नाम, वो कभी नहीं मिटते हैं। किसी को हम अभिलेख कहते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह फीड करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें। पहले समय में वो तो हुआ नहीं करता था कि पेपर है या नोटिस बोर्ड लगा दिया, तो वो एक पत्थर को लिया करते थे और उस पर लिख दिया करते थे ताकि लोग भी जाने कि राजा का क्या आदेश है। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। ये अभिलेख है प्राचीन समय में जो अभिलेख था, ये नोटिस बोर्ड समझिए। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण करवाए। राजा और रानियों ने भी अपने कार्यों के बारे में बताया, विवरण करवाया। उदाहरण के लिए राय शासक लड़ाई में अर्जित विजयों का लेखा जोखा, जो विजय हासिल की उन्होंने अपना एक, जैसे अशोक ने भी की थी कलिंग की विजय, उसने एक अभिलेख बनवाकर वहां पर लिखवा दिया था। लगभग 2250 वर्ष पुरानी यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये एक अभिलेख है जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, कंधार से। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्तीर्ण करवाया गया था। अशोक ने उत्तीर्ण करवाया था। ये इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। एक अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामेक, ये जो अभिलेख है इसमें यूनानी और अरामेक लिपि का प्रयोग किया गया है। ये दोनों भिन्न भिन्न तथा भाषाओं में है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ हैं?
ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती है? जब हम एक कठोर सतह पे लेख लिख पाते हैं तो क्या कठिनाइयां आती हैं, मुझे कमेंट में बताएंगे। और इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष तथा चित्रों को और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं उन्हें जैसे मूर्ति मिल गई या कोई पुरानी वस्तु मिल गई, उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि वहां पर क्या हुआ होगा। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, मिट्टी की या कुछ धातु की बनी होती थी। प्राचीन समय में कुछ धातुएं, जैसे ये है पात्र दिख रहा है, ये उस टाइम का बर्तन था। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। एक पुराना चांदी का सिक्का। उस टाइम ये सिक्के चांदी के यूज किया करते थे। वर्तमान में अब अलग अलग है, अब तो नहीं करते ये। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में ये सिक्का कैसे भी है? बताइए कि हम चांदी का यूज करते हैं सिक्का? नहीं ना, कमेंट में बताइए मुझे। तो ये जानेंगे पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढते थे। उससे ये पता लग सकता था कि यहाँ पर क्या क्या भोजन खाया करते थे, कौन कौन उपलब्ध थे। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे क्योंकि वो जल्दी से नष्ट हो जाया करते थे। और जो कुछ जले हुए अनाज मिल गए थे, लेकिन अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो जले हुए रूप में बचे रहते थे। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? बताइए मुझे, क्या उन्हें जो कपड़े थे वो मिलते होंगे? पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकारों प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग किया है। इतिहास जानने के लिए हमने पांडुलिपि का और अभिलेख का और पुरातत्व का, इन तीनों का हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत का अध्ययन करने वाले को ही इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जब हमें पांडुलिपि मिलती है और अभिलेख मिलते हैं, पुरातत्व मिलते हैं, कुछ बर्तन वगैरह, तो हमें अतीत के बारे में जानने में बहुत रोचक आनंद आता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक? आप बताइए, अतीत जो है एक वचन है या बहुवचन है? देखिए चैप्टर में शुरू में लिखा है हमारे अतीत, यानी कि बहुवचन है। अतीत एक या अनेक? क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया गया है। ऐसा इस तथ्य को और ध्यान दिलाने के लिए कि अलग अलग समूह के लोग के लिए अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालक कृषकों का जीवन राजाओं का, रानियों का जीवन से व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग अलग है। सभी का जीवन अलग अलग है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। पहले भी लोगों के रीति रिवाज अलग थे, लोगों के व्यवहार, लोगों की संस्कृति सब डिफरेंस। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार द्वीप है, वर्तमान में भी अंडमान निकोबार द्वीप, वो अपने जो भोजन है मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल और फूलों का संग्रह करता था, उनको कलेक्ट करके रखता था खाने के लिए। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। जैसे हम हैं, हम किसी और पर निर्भर करते हैं, मार्केट में जो सामान बेचते हैं हम उसको खरीद कर तब खाते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इस तरह की जो प्रक्रिया है वो अतीत में भी थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी चीजों का लेखा जोखा रखते थे। जो शासक थे वो अपनी जो विजय थी उनका लेखा जोखा रखते थे, लेकिन जो आम आदमी थे जैसे कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, पशुपालक, कृषक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का कोई लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है।
ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह से सीई तथा बीसी की जगह से बीसी का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। अब मैं आपको समझाती हूँ ये कि आखिर ये तिथि जो है कैसे मानी जाती है। मान लीजिए ये हमारी टाइमलाइन है, ये 0 है, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब इसके हम पूर्व में चलेंगे तो जो पॉजिटिव संख्याएं आएंगी, जैसे यहाँ पे 500, 1000 और वर्तमान में हमारा चल रहा है 2025, तो ये 2025। और अगर हम इससे ईसा मसीह के जन्म से पूर्व में जाएंगे तो इसे लिखेंगे ईसा पूर्व, यानी कि जो ईसा है ईसा मसीह उनके जन्म से पूर्व। ये माइनस में लिखी जाएंगी संख्या है, जैसे 500, फिर 400, फिर 2000 इस टाइप से। तो इसको हम ईस्वी लिखते हैं और इसको हम ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व के जन्म होने के बाद की तिथि है और ये ईसा पूर्व के जन्म से पहले की। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास के लिए यही समाप्त करते हैं।